अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद बामुशक्कत, 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा, मरियम नवाज को 7 साल कैद बामुशक्कत और 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुना दी, जैसे कि आप सब जानते हैं। और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को आज अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। साजिश में शरीक और मददगार होने के जुर्म पर उन्हें 1 साल जेल की सजा मिली। पुलिस ने एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा पाने वाले कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर की रैली में शामिल नून लीग के 15 रहनुमाओं के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर दिए हैं। इनमें चौधरी तनवीर, दानियाल चौधरी, हनीफ अब्बासी और शकील अवान भी शामिल हैं। इस शदीद दबाव के माहौल में नून लीग कैसे पावर शो लगाएगी? क्या नवाज शरीफ जुम्मे के रोज मुल्क वापसी पर जेल जाएंगे या मुफाहमत फिर होगी? अब नून लीग क्या करेगी, पूछते हैं नून लीग के सेंट्रल मीडिया सेल के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन से। मुशाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप बहुत कम टीवी इंटरव्यूज देते हैं, तो आपका एक स्पेशल शुक्रिया अदा। पहले मुझे ये बताइए कि मियां साहब और मरियम नवाज साहिबा का इरादा था कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, अब वो लाहौर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके सारे व्यूअर्स को बड़े अस्सलाम वालेकुम। मुनीज़े साहिबा, आपसे तो हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और शुरू में आपको मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमें आपकी वालिदा मोहतरमा आसमा जहांगीर साहबा की बहुत कमी महसूस हो रही है। वो दबंग और दलेर खातून थी और उन्होंने हमेशा कलमा हक का मजलूम अवाम के लिए। तो बुनियादी बात है कि एक मियाँ साहब ने बहुत दलेराना फैसला किया है, बड़ा मुश्किल फैसला था। एक तरफ उनकी शरीक हयात जिनके हालात आपके सामने हैं, एक कशमकश है जिंदगी और मौत के दरमियान, उनको छोड़ के आना, वतन वापसी, जो वादा किया था वो पूरा किया। तो मेरा ख्याल में जो इतनी बड़ी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना, उससे आपकी कमिटमेंट वाज़ेह होती है। इशू वो नहीं कि कहाँ लैंड करेंगे, इशू है कि वो वतन वापस आ रहे हैं जो उन्होंने वादा किया था उसके मुताबिक। नहीं, मगर जो उन्होंने एक प्लान किया है कि वो इस्लामाबाद की जगह लाहौर लैंड करेंगे, इसकी क्या वजह है? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो प्रिपरेशन है वो क्या है? क्योंकि हमें सुनने में आ रहा है कि उनको एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर के जरिए जेल भिजवा दिया जाएगा। देखिए जी, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था इस्लामाबाद का, और चूंकि जुमा है, लैंडिंग उनकी अपने होम टाउन में होगी, लाहौर में होगी, और हम उनको बड़ा एक पुरतपाक कह लें, वालिहाना कह लें, फकीदुल मसाल कह लें, एक उनको वेलकम देंगे एयरपोर्ट में। जो हुकूमत वक्त है, उनके जो भी मंसूबे हों वो प्लानिंग अपनी करें। हम एज सियासी जमात अपने कायद को वेलकम करने के लिए हम अपना प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये प्लानिंग बिल्कुल पुरअमन होंगे हमारे कारकुन और हमारे कायदीन, और हम उनको खुश आमदेद करने जाएंगे, जिसे कहते हैं वेलकम होम बेसिकली। और ये होम कमिंग है मियाँ साहब की, और मैं समझता हूँ कि ये बड़े क्रूशल वक्त आ रहे हैं। मुशाहिद साहब, आप तो कह रहे हैं कि बड़ी पुरअमन होगी, मगर मुझे ये बताइए कि एक तरफ से कैप्टन सफदर के साथ जिन्होंने दिया जलसे के दौरान, उनकी तो पकड़ धकड़ जो है, उनके खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, तो फिर कैसे आप लोग इतने लोगों को इकट्ठा करेंगे? क्योंकि एक क्लैंप डाउन हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के ऊपर। मुझे समझ नहीं आती कि इतने खौफ की क्या बात है, किस चीज से डरे हुए हैं? अब कैप्टन सफदर ने खुद कहा था कि मैं अपने आप को गिरफ्तारी पेश कर रहा हूं, मैं पिंडी में पेश करूंगा। उस एक शख्स से कितना खौफ था, और हजारों लोग उनके आए। मुझे याद है, मैं जर्नलिस्ट था उस जमाने में, मुनीज़े साहिबा, 10 अप्रैल 1986 जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का दौर था। वो उस वक्त का वो मार्शल लॉ दौर था। बेनजीर साहिबा लाहौर आई, मैं खुद लाहौर उनको लेने गया था 10 अप्रैल को। इतना जबरदस्त वेलकम हुआ, लाखों लोग आए, और जैसे पंजाबी में कहते हैं चिड़ी नहीं फड़की, एक ग्लास नहीं टूटा। तो क्या खौफ है? वो वापस आ रहे हैं, वो कोई ऐसी कोई उन्होंने कभी तोड़ फोड़ की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा कानून और के एहतराम की बात की है, 100 पेशियां उनकी हो चुकी हैं। तो ये हुकूमत में समझ नहीं आती कि किस चीज का खौफ है, किस चीज का डर है। सारा जो उन्होंने, एक तरफ तो हमारी पार्टी को रगड़ा मिल रहा है, हमारे बंदे को, जैसे आपने खुद कहा, पकड़ तकड़ भी हो रही है, क्लैम्प डाउन जैसे आपने फरमाया वो भी हो रहा है। तो किस चीज का खौफ है? क्या वोट का खौफ है कि हमें जो वोट अवाम की हमायत हासिल है
और वो ताईद उसकी हर रोज हो रही है जब शहबाज शरीफ साहब के जलसे हो रहे हैं और मैं साथ जा रहा हूं कि हर जलसे में, और कि जो 13 को वो अवामी मुजाहरा होगा, अवामी ताईद मिलेगी मियां साहब को, उसके असरात 25 जुलाई को होंगे। वैसे भी मैं समझता हूं जैसे असफंजार वली साहब ने कहा और लोगों ने कहा, ये टाइमिंग जो फैसला का था कोर्ट का बड़ा ये था कि ये मनफी तरीके से असरअंदाज हो हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारे कायद के खिलाफ, लेकिन उल्टा हो गया। अल्लाह ताला का अपना निजाम है। जहां मैं जा रहा हूं लोग कह रहे हैं कि कल मैं था हारूनाबाद में शहबाज शरीफ साहब के साथ, माफ, अब सवाल ये उठ रहा है और वर्कर्स ये सवाल कर रहे हैं, चूंकि हम भी आपके जलसों में जाते हैं, उनको कवर करते हैं कि मियां साहब इस बार वापस आ रहे हैं। 2000 के अंदर मियां साहब सऊदी अरेबिया चले गए थे डील करके, अब वो मुल्क वापस आ रहे हैं और उनको जेल भी होगी। तो 2000 के मियां नवाज शरीफ में और आज के मियां नवाज शरीफ में क्या फ़र्क है? क्या 69 साला नवाज शरीफ जेल जाएगा और रहेंगे वहां पे? क्वेश्चन है कि मियां साहब ने तो फैसला कर लिया है। इट इज नॉट अबाउट एज। डोंट फॉरगेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया इज 92 years old, डॉक्टर महातिर मोहम्मद। वो दबंग तरीके से लड़ा है। एज की बात नहीं है, आप में दम है कि नहीं, आप में जुर्रत है कि नहीं। तो यही तो सवाल है मुशाहिद साहब। तो 2000 के मियां साहब तो डील करके और आप लोग मायूस बैठे हुए थे और वो चले गए। प्लीज सुन ले मेरी बात। उन्होंने तो ही हैज थ्रोन द गॉन्टलेट कि आ जाओ मैदान में, जो करना है कर लो। तो ये तो सबसे बड़ी दलेरी की बात है। आप दाद दें उनकी दलेरी से कि वो फेस करने आ रहे हैं, उनकी बेटी आ रही है, उस वक्त आ रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि ऐसी कोई चीज है, जब उनकी अहलिया, उनकी शरीक हयात बेगम कलसूम नवाज शरीफ साहिबा वेंटिलेटर में है लंदन के हॉस्पिटल में। मैं पिछले हफ्ते लंदन गया था, मैंने देखा सारा समा, और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। जाती तौर पर आप खुद अभी फेस कर चुकी हैं पर्सनल इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक मुश्किल फैसला था। आप ये अप्रिशिएट करें कि एक बंदे ने इतनी मुश्किलात और मुसीबतों के बावजूद, और कितना स्ट्रेस होगा फैमिली के लिए, इमोशनल स्ट्रेस। इससे बड़ा स्ट्रेस क्या हो सकता है फैमिली के लिए कि आपकी द पर्सन नियरेस्ट टू यू इज फेसिंग सच प्रॉब्लम्स मेडिकली। तो आप उसके बावजूद एक आप कौमी जिम्मेदारी पूरी करने आ रहे हैं। तो आई थिंक फुल मार्क्स टू मियां साहब। सवाल ये है कि आप मियां साहब से भी मिले, आपने उनके बताया कि वो किस मूड में हैं, तो हम क्या समझें, अब मुफाहमत के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ? देखें जी, हमारे दरवाजे तो हमेशा खुले हैं मुफाहमत के साथ, हर एक के साथ, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो या सियासी कुव्वत हो या कोई इवन बैरूनी मुल्क भी हो। क्योंकि क्या मुफाहमत के दरवाजे एस्टैब्लिशमेंट ने खुद बंद कर दिए? नहीं, क्वेश्चन ये है कि वी आर एट द रिसीविंग एंड। रगड़ा तो हमें मिल रहा है ना, वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी हो रही है, सब फोकस वही है। कल एक बड़ी अच्छी बात की एक हमारे कारकुन ने हारूनाबाद में, उसने कहा जी एहतसाब भी सिर्फ मियां साहब का हो रहा है और मैं वोट भी मियां साहब को हम देंगे क्योंकि वो मजलूम है, उनसे ज्यादती हो रही है। दैट इज द मैसेज। मुशाहिद साहब, ये सवाल आपसे मैं फिर से करूंगी चूंकि लोग जानना चाहते हैं, क्या मुफाहमत के दरवाजे एस्टैब्लिशमेंट ने खुद बंद कर दिए हैं? कोई दरवाजे सियासत में कभी बंद नहीं होते, ऑल डोर्स आर ओपन। क्या हमने दरवाजे हिंदुस्तान से गुफ्तगू के लिए बंद कर दिए हैं? क्या हमने दरवाजे अशरफ गनी के गुफ्तगू के लिए बंद कर दिए हैं? क्या हमने डोनाल्ड ट्रंप से बंद कर दिए हैं? वो ये सूल पाकिस्तान में होता है। अच्छा। अल्टीमेटली आपको बात करनी होती है, गुफ्तगू के जरिए, डायलॉग के जरिए, गुफ्तगू शरीत के जरिए मसले का हल होता है। कोई एक शख्स, कोई एक इदारा, कोई एक पार्टी अकेले पाकिस्तान के मसले हल नहीं कर सकती। उन्होंने कैप्टन सफदर को अडयाला जेल भेज दिया है, मियां नवाज शरीफ साहब जेल चले जाते हैं, उनकी साहिबजादी जेल चली जाती हैं, तो मुफाहमत किन नुकात पर होगी? देखें जी, मियां साहब को पता है कि उनके खिलाफ क्या होना है जब वो पहुंचेंगे। ये कोई आपको सीक्रेट बात नहीं आप कर रही। उन्होंने जो कोर्ट था उन्होंने एक सजा भी सुना दी है, हालांकि इतनी कमजोर सजा है कि मैं हंस रहा था देख के उनका फैसला। पेज 171 में तो उन्होंने मियां साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई करप्शन, कोई कमीशन, कोई किकबैक साबित नहीं हुई कभी भी। और उन्होंने यह भी कहा है कि ना मियां साहब मालिक हैं किसी ऑफशोर कंपनी के और किसी फ्लैट्स के। इतना जबरदस्त फैसला है। आप रिफ्रेशर कोर्स करवा लें अपने जजेस को, इतनी अंग्रेजी गलतियां ग्रामर की नहीं, आप सही फरमा रहे हैं। उस फैसले को हमने भी पढ़ा है, उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स के अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मगर आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ शायद साहब, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब, मियां साहब बरीउल जिम्मा है, मियां साहब के खिलाफ
कोई करप्शन, कमीशन, किकबैक्स कुछ नहीं, और ना साबित हुआ है फ्लैट्स की बात है ऑफशोर कंपनी के को तरजीह देंगे जिसमें सारी जमातें होंगी। जरदारी साहब ये कहते हैं कि इलेक्शंस के बाद सियासी इस्तेकाम नहीं आ पाएगा। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आपने बड़े अरसे इस मुल्क के अंदर सियासत की है, मंजे हुए सियासतदान हैं। इस इलेक्शन के बाद क्या एक यही ऑप्शन लोगों के सामने आ रहा है कि एक कौमी हुकूमत बनेगी? दो चीजें देख लें इसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। नंबर वन कि ये इंतखाबात 25 जुलाई वाले कैसे होते हैं? साफ, शिफाफ और आजादाना और मुनसफाना। अगर गंद हुआ, झुरलू हुआ, धोंस धांधली हुई, रिगिंग हुई, तो उसका फिर नतीजा बहुत खतरनाक होगा। लेकिन अगर साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं, आजादाना मुनसफाना, जिसमें हमारी पार्टी इस वक्त नंबर 1 है अवामी मकबूलियत में पूरे कौमी जमात में, तो हमने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वी विल प्रेफर टू हैव जॉइन हैंड्स विद ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल 2018 में ऐसे हैं, एक शख्स, एक सियासी जमात, एक इदारा, एक हुकूमत अकेले मसले हल नहीं कर सकती। This includes Pakistan Tehreek-e-Insaf, sir? Yes, if the Pakistan Tehreek-e-Insaf is willing to join a government under Prime Minister Shahbaz Sharif, our doors are open. वो तो खैर मुमकिन शायद ना हो, मगर आपने कुछ असेसमेंट लगाई होगी। इमरान खान has already joined hands with आसिफ जरदारी in the Senate elections, मुमकिन क्यों नहीं है? पॉलिटिक्स में हर चीज मुमकिन आते हैं। इमरान खान ने साहब ने तो जरदारी साहब से मिलके सेनेट का इंतखाबात लड़ा था, जिनको वो कहते थे कि कितने इल्जामात थे जो मैं दोहराना नहीं चाहता। तो हम कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में अगर वो आना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। सवाल बनता है कि जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है नेशन अखबार को, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 2013 का इलेक्शन आरोज ने कराया था और ये इलेक्शन फरिश्ते करा रहे हैं। ये बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का भी है, क्या ये बयानिया शहबाज शरीफ साहब का है, PMLN का है? हम इलेक्शन में जा रहे हैं वेरी क्लियरली। वैसे तो ये हमें जरूर रिपोर्ट्स आई हैं इंटरफेरेंस की, हमें जरूर रिपोर्ट्स आई हैं कि हमारे कैंडिडेट्स पर दबाव डाला जा रहा है, ये जरूर रिपोर्ट्स हमें आई हैं जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं, और हमने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जहां हमें किसी चीज का वाज़ेह सबूत भी मिलेगा हम इलेक्शन कमीशन को भी जाएंगे और उसको फोकस करेंगे। इस वक्त हमारी दो तरजीहात हैं। 13 जुलाई मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनका फकीदुल मलसाल इस्तकबाल, और 25 जुलाई इलेक्शन को जीतना है, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे अगर हमें कोई रोके ना जीतने से, इंशाल्लाह। मुशाहिद साहब, चूंकि आप PMLN के सेंट्रल मीडिया कमेटी के चेयरमैन हैं, आपने कोई ना कोई असेसमेंट तो की होगी कि कितनी सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेके जाएगी 2018 के इंतखाबात में। आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आप लोगों की क्या असेसमेंट है? हमारी असेसमेंट है कि इस वक्त जो टोटल सीटें हमारे पास हैं, हमारा ख्याल है कि हमारा 119 और 129 के दरमियान हम कौमी असेंबली की सीटें जीत रही हैं, चारों सूबों में मिला के। सिर्फ पंजाब में, पंजाब की सीटें थी जी लास्ट टाइम सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब में 95, हम 7 हारे थे पिछली दफा। चले अगर 7 नहीं तो अगर जुर्लू हुआ तो 10-12 शायद हार जाएंगे इस दफा। कल मैं गया था हारूनाबाद, मैंने अपने कैंडिडेट से पूछा आलमदाद लालिका साहब से कि 46 सीटें हैं सदर्न पंजाब की, वो कितनी जीतेंगी? उन्होंने कहा जी 46 में से हम 25 जीतेंगे। फिर मैंने चेक किया कि शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट कराची में जीत रहे हैं, हमारे और 1-2 और सीटें भी, हमारे कुछ लोग बलूचिस्तान में जीत रहे हैं, और इस दफा इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि हमारा रिजल्ट खैबर पख्तूनख्वा में भी होगा। वी विल बी इन अ गुड पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो हमारी रिपोर्ट्स, गुरिल्ला रिपोर्ट्स मुझे आई है कि जो आप सो कॉल्ड आपकी एजेंसीज में ने जो असेसमेंट भी की है, उनकी असेसमेंट के मुताबिक भी जो मेजर रिपोर्ट आई है एजेंसीज की, गुरिल्ला रिपोर्ट कह लें, जर्नलिस्टिक रिपोर्ट कह लें, मेरा मुशाहिदा कह लें, वो हमें कम से कम 100 सीटें दे रहे हैं। इमरान साहब को 65 दे रहे हैं और जरदारी साहब को 40 दे रहे हैं या 45। मुशाहिद साहब, तो हर लिहाज से, और पब्लिक ओपिनियन सर्वेज आर बैकिंग अप आवर क्लेम्स। वो कह रहे हैं कि सबसे नंबर 1 जमात मकबूलियत के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। मुशाहिद साहब, तो अगर नतीजा आपकी असेसमेंट के मुताबिक नहीं आता और आपकी पार्टी की असेसमेंट के मुताबिक नहीं आता, अगर आप समझते हैं कि धांधली हुई है, और हमने देखा है कि किस तरह लोगों ने, आपके उम्मीदवारों ने अपना टिकट, नून लीग का टिकट वापस किया और जीप का इंतखाबी निशान लिया, ये जीप वाला जो मुआमा है, ये मुझे, अगर मुझे मिस्ट्री समझ आ जाए, अजीब हुस्न इत्तफाक है कि जीप इज अ गुड कवर
लेकिन अगर मेरे ख्याल में जीप का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, जीप चलेगी नहीं। मुझे ये बताइए कि कहीं आगे जाके एक इनका ब्लॉक तो नहीं बन सकता, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जीप जितनी भी ताजा दम हो, जीप जितनी भी अच्छी हो, वेल पॉलिश्ड हो, अगर जीप में कोई पैसेंजर नहीं, बैठने वाला नहीं, तो जीप खाली जीप क्या करेगी, वो वहीं रुक जाएगी, आगे जाएगी नहीं जीप। अगर आपके मुताबिक इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आते, आपकी पार्टी समझती है कि धांधली हुई है, उस सिलसिले में आपका कोई ना कोई प्लान तो होगा, आपने सोच के रखा होगा कि जी अगर धांधली होगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये रद्द अमल होगा। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि आपका क्या रद्द अमल होगा? बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो खुलेआम कह चुकी हैं कि जी अगर ऐसा हुआ तो हम एहतजाज करेंगे, आपका रद्द अमल क्या होगा? हमारा बेहतरीन दोस्त है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना दो चीजें चाहता है, स्टेबिलिटी, इस्तेकाम और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। और स्टेबिलिटी एक ही तरीके से आ सकती है कि 25 जुलाई के इंतखाबात बगैर किसी धांधली के, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी धौंस के आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से हो, ताकि जो बेहतर पार्टी है, मकबूल पार्टी, वो जीते और एक अच्छे तरीके से इंतकाल इक़्तिदार हो जाए, जैसे पिछले 2 इलेक्शन में हो चुका है, 2008 में और 2013 में। और हमारी यही कोशिश है, ये होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक परसेप्शन है कि चाइना मियां नवाज शरीफ साहब को पसंद करता है, मगर दूसरी तरफ से हमने देखा है कि चाइना उसी के साथ काम करेगा जो जाहिर है पावर में आएंगे। मगर क्या ऐसी पावर्स की, ऐसी सुपर पावर्स की कोई प्रेफरेंस हो सकती है? देखिए ऐसे तो फिर आप कह सकते हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान साहब भी मियां साहब को बड़ा पसंद करते हैं। शहबाज साहब से टेलीफोन गुफ्तगू भी हुई है, उन्होंने नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया है बेगम कलसूम नवाज शरीफ साहबा के लिए। तो मैं किसी बैरूनी मुल्क के लिए मैं नहीं बात कर सकता, मैं सिर्फ आपका तज्जिया दे सकता हूँ। मेरे ख्याल में जितने भी हमारे दोस्त हैं जो मुखलिस हैं बैरूनी ममालिक, वो चाहेंगे कि इलेक्शन साफ शफाफ हो और सीपैक पर एक मजमूई तौर पर कौमी इत्तफाक राय है हर सियासी जमात का, हर सूबे का, पार्लियामेंट का, तो वो आगे लेके चलें। तो वो नहीं चाहेंगे कि अदम इस्तेकाम से कोई गड़बड़ से मामलात खराब हो, क्योंकि जो हमारे मुखलिस दोस्त हैं वो हमारे खैर खां हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क मजबूत हो, मुस्तहकम हो, और उसका तरीका एक ही है कि जमहूरी अमल को आगे लेके दें और वोट को इज्जत दें। मुशाहिद साहब, आपने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी बड़ा अरसे काम किया है और आप खलाई मखलूक को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। मुझे ये बताइए कि मामलात इस नहज पे पहुंचे कैसे? खलाई मखलूक की आखिरकार मियां नवाज शरीफ साहब से क्या सबसे बड़ी शिकायत है? आप बता दें, पहले आप डिफाइन कर देना खलाई मखलूक कौन है, फिर मैं इसका जवाब दे दूंगा। नहीं, खलाई मखलूक एस्टैब्लिशमेंट। देखिए जी, वो माजी की बात मैं करना नहीं चाहता। आई एम टॉकिंग ऑफ टुडे, जी आज की बात। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो जितने भी इदारे हैं, जो भी लोग हैं, आइन के मुताबिक काम करें। आइन में हर एक का रोल डिफाइंड है और आइन की महवर है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की बालादस्ती हम उसमें यकीन रखते हैं। अगर वो काम आगे चलेगा तो सबका फायदा होगा। मगर मुशाहिद साहब, मैं आपकी बात से ये समझी हूं कि खलाई मखलूक पार्लियामेंट की बालादस्ती को नहीं मानती। ये मैंने नहीं कहा, ये आप अपना तज्जिया दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एज चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मीडिया कमेटी ऑफ द PMLN एंड एज एन ऑब्जर्वर, एज मुशाहिदा करने वाला, मैं ये कहता हूं कि बड़ा सिंपल फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के आइन को फॉलो किया जाए इन लेटर एंड स्पिरिट। पार्लियामेंट की बालादस्ती वैसे भी हो जाएगी इंशाल्लाह 25 जुलाई को, उसको फॉलो करें। साहब, हमने पंजाब में भी असेसमेंट की, वहां पे भी लोगों से बात की, पेशावर से भी होके आए हैं। आपके वोटर्स जो हैं वो कंफ्यूज नजर आते हैं। वोट मियां नवाज शरीफ का है, मियां नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो और खिलाई मखलूक को पार्लियामेंट की बालादस्ती माननी होगी। मगर मियां शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि खिलाई मखलूक का जिक्र है ही नहीं कुरान के अंदर। आपको नहीं लगता कि जो दो बयानियां आ रहे हैं दो भाइयों से, वो कंफ्यूज करेंगे वोटर को? वो तो उन्होंने ठीक कहा है ना कि शहबाज साहब ने, कुरान शरीफ में तो जादू और जिन्नात का जिक्र है। बात यह है कि हमारा एक इलेक्शन सिंबल है, वो है शेर, और वी आर लॉयल टू द ऑब्जेक्टिव, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो या कोई और हो। शेर पर मोर लगाना है लोगों ने, उसमें कोई कलामी माफ मुशाहिद साहब, शेर का जो वोट है वो जाता है मियां नवाज शरीफ को। लोग मियां नवाज शरीफ को वोट देते हैं।
मियाँ साहब का कोई सिंबल मुख्तलिफ नहीं, ना शहबाज साहब का सिंबल मुख्तलिफ, एक पार्टी, एक क़यादत, एक सिंबल, और एक वोट टिका के लोगों ने देना है उसी सिंबल को। मुशाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और बहुत शुक्रिया आपने मेरी वालदा को भी अच्छे अल्फाजों में याद किया। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बहुत बड़ी खबरें दी हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुफाहमत के लिए तैयार है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुफाहमत के लिए तैयार है। अगर ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए तो फिर इसके बहुत ख़तरनाक नताइज होंगे, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाज़े अक्सरियत मिलती है तो उस सूरत हाल के लिए वो सारी तमाम जमातों के साथ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ भी कौमी हुकूमत बनाने को तैयार है। अब चलते हैं वक्फे की तरफ, और वक्फे के बाद जो कानूनी पेचीदगियां हैं शरीफ खानदान के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ पहली दफ़ा होंगे शरीफ खानदान के जो कानूनी टीम के एक वकला है और साबिक नैब प्रोसिक्यूटर। हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद बशीर के समाअत करने पर एतराज उठा दिया। इनका कहना था कि एवनफील्ड रेफरेंसेस का फैसला देने के बाद जज साहब को दूसरे दोनों रेफरेंसेस नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि शहादतें और सबूत तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। याद रहे कि वजीर इत्तलात अली जफर कह चुके हैं कि अगर अदालती रिलीफ ना मिला तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर फौरन गिरफ्तार किया जाएगा। क्या अदालत से जमानत मिलेगी या मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए जेल मुंतकिल किया जाएगा? क्या शरीफ खानदान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करदा अपील से नैब अदालत का फैसला कलअदम होने की उम्मीद है? हमारे साथ हैं इस वक्त साबिक नैब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल राजा आमिर अब्बास साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर साद हाशमी, वकील हैं नवाज शरीफ की लीगल टीम के। आप इनको टीवी पे भी देखते रहे। बैरिस्टर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ये बताइए कि बेल मिलने की कोई उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज साहिबा को एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा? अरेस्ट के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट इन टर्म्स ऑफ के बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें पिटिशन की जाएगी जिसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मांगी जाएगी कि जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने एक तो कन्विक्शन दी होती है, साथ उन्होंने सेंटेंस दी होती है। तो हमारे पास ऑप्शंस ये तमाम है कि हम उनकी सेंटेंस, पूरी सेंटेंस की सस्पेंशन मांगे, जिसमें क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल भेजा है, बल्कि उन्होंने उसके अलावा उसमें फ़ाइन भी इम्पोज किया 8 मिलियन पाउंड का, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं उनको फोरफीट किया जाए इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इन तमाम चीज़ों को अभी हमने असेस करना है। हम ये असेस कर रहे हैं एट द मोमेंट कि क्या हम इन पूरी सेंटेंस की सस्पेंशन मांगे अकाउंटेबल हाई कोर्ट के सामने, या कि हम सिर्फ इम्प्रिजमेंट की हद तक कि जो उनको 10 साल कैद दी गई है उसकी हद तक हम सस्पेंशन मांगे। तो ये अभी हम फैसला करें, अभी डिस्कशन में है। अच्छा, अभी आप ये फैसला करें, मगर राजा साहब आप हमें एक स्टेप आगे लेके जा सकते हैं। वो ये है कि इनको बेल मिलने की कोई उम्मीद है कि नहीं? देखिए, जो नैब ऑर्डिनेंस है, नैब ऑर्डिनेंस 1999, उसमें बेल की प्रोविजन नहीं है। 497 में बेल होती है, 426 में सस्पेंशन होती है, ये उसमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब आप आर्टिकल 199 में रिट पिटिशन लगाते हैं तो उसमें कोर्ट्स को इख्तियार है कि वो बेल भी दे देते हैं और सस्पेंशन की चांसेस होते हैं। जो इन्होंने अभी बात की कि जी हम सोच रहे हैं कि पूरी जो सजा है उसकी सस्पेंशन कराएं, तो वहां पे बड़ा क्लियरली लिखा है कि जो सेंटेंस है वो सस्पेंड होती है, फाइन और कन्फिस्केशन वो सेपरेट चीज है, वो सेंटेंस के जुमरे में नहीं आता, वो सस्पेंड नहीं हो सकता। फाइन भी अपनी जगह बरकरार रहेगा और वो जो फोर फीचर के ऑर्डर्स हैं वो भी रहेंगे। अब इन्होंने कहा कि जी हम बेल के लिए जाएंगे। बेल के लिए जरूरी है कि जब इनकी ये अपील लगेगी तो अपील के साथ एक रिट पिटीशन कंपनी करेगी, और वो ऐसी सूरत हाल में होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर सरेंडर, ये सरेंडर करेंगे, इन्हें अरेस्ट किया जाएगा और उसके बाद वो अपनी अपील करेंगे और बेल के लिए, उस सस्पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। 99% ऐसे केसेस में, क्योंकि इट्स बीन लाइक 3 डिकेड्स हमारा ये एक्सपीरियंस है कि उसमें सस्पेंशन नहीं होती, तो बेल नहीं मिलती। बेल नहीं मिलती। ज्यादातर इसका यही अंदेशा है कि जो बेल नहीं मिलेगी। जी, जो पुराने हम प्रेसिडेंट्स देखते हैं उसमें 99% नैब के केसेस में जहां पे 10 साल सजा हो बेल नहीं देते। मैं इनसे डिफर करूंगा, वो डिपेंड करता है फैक्ट्स टू फैक्ट्स पे। जजमेंट्स हैं जहां पे उन्होंने सेंटेंस भी सस्पेंड किया है और जेल जाने से रोका गया है, या उनकी जो भी कैद है उसको सस्पेंड किया गया है टिल द डिसीजन ऑफ द अपील। उस पर डिपेंड करता है कि जजमेंट किस नौयत की है और किन ग्राउंड्स पे बेस्ड है। तो हमारा तो यही अंदाज़ा है और हमारी यही रीडिंग है ऑफ द जजमेंट कि जजमेंट में बहुत सारी गलतियां हैं,
तो हमारा उम्मीद है कि हाई कोर्ट जब इसको टेकअप करेगी और हम उनको जजमेंट से लेकर जाएंगे और जजमेंट में दिखाएंगे कि क्या गलतियां हैं, तो उसके बाद हाई कोर्ट को जजमेंट सस्पेंड करनी चाहिए। मगर देखिए, जब तक हाई कोर्ट आपकी पूरी सुनवाई नहीं होती केस की, तब तक तो वो जेल में ही होंगे ना? नहीं, जब पिटिशन लगती है तो वो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं एज एन इंटरिम मेजर। कर सकते हैं, इंटरिम मेजर। द ओनस इज ऑन द जज। जी, एब्सोल्युटली। मगर जब जो मैंने जजमेंट पढ़ी है उसके अंदर कहा गया है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है जी, बामुशक्कत जी, उसके क्या मतलब होता है? उसका बामुशक्कत सजा ये होता है कि उसमें जिस तरह आप नॉर्मल केसेस में ईद पे, 14 अगस्त पे, इस तरह के मौके पे कमी की जाती है उनकी कैद में, इस तरह की जो कमियां होती हैं वो यहाँ रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो वहाँ पे नहीं ऑफर की जाती हैं और ना दी जाती हैं। तो अभी इन्होंने जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट की बात की, उसमें मैं एक चीज और ऐड करता जाऊं कि एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, उसमें आपसे काम नहीं कराया जाता है। ये जो आरआई होती है, इसमें जो अंदर कैदी होते हैं उनसे मुशक्कत कराई जाती है, उनसे कोई ना कोई काम लिया जाता है। किसी नवाज शरीफ से आप क्या काम लेंगे? अब ये तो जेल के जो जेलर्स हैं उधर मुख्तलिफ काम होते हैं, कोई चीज बनाते हैं और उनसे ड्यूटीज उनकी लगती रहती है। ईंटें तोड़ने का काम तो नहीं होता उधर? नहीं, ईंटें तो जेल के अंदर किस चीज की तोड़ेंगे वो, लेकिन जो जेल के अपने मेंटेनेंस के काम होते हैं और इस किस्म के ये काम उनसे कराए जाते हैं। अब रह गया कि जी अपील का स्कोप ये है कि जी इन्होंने जो, अब कोर्ट ये देखेगी ये केस है क्या। ये केस था बेसिकली एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। सेक्शन 14 नैब ऑर्डिनेंस कहता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर उसके बच्चों के नाम पे या बेनामी के नाम पे कोई प्रॉपर्टीज हैं तो वो उसने कोर्ट को एक जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन देनी है, ये उसकी ड्यूटी है कि आप बताइए। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज्ड के ऊपर होगी, वो आ गया। और इन केस वो अगर नहीं देते तो उसमें लिखा है कि एजम्पशन, ये जो बड़ा बात हो रही है ना कि जी एजम्पशन पे दिया है, उसमें लॉ में लिखा है कि इन केस दे फेल टू गिव एक्सप्लेनेशन, तो उसमें यह होगा कि द कोर्ट वुड ऑटोमेटिकली अज्यूम दैट द प्रॉपर्टीज आर रिजल्ट ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस। ये लॉ में लिखा हुआ है, कोई जज ने अपने से नहीं किया। तो दिस इज देयर केस। अब इन्होंने डिफेंस नहीं लिया, बर्डन इन्होंने कैसे अपना डिस्चार्ज करना था कि जनाब ठीक है ये बच्चों को दादा ने दी थी, यही कहना चाह रहे थे, अगर मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं तो ये कोई विटनेसेस ले आते, कोई फैमिली के मेंबरान ले आते कि ये हमारी फैमिली सेटलमेंट हुई, ये डॉक्यूमेंट्स के जरिए दिया। ये आर्ग्यू करते रहे कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमारे ऊपर नहीं है, ये आर्ग्यू इन्होंने जो केस डेवलप किया, इन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस ही इतना उसमें लैक्यूनास है, इतना वीक है कि हम समझते हैं कि ये अपने पांव पे खड़ा ही नहीं हो सकता, तो दैट्स व्हाई वी डोंट ऑप्ट फॉर डिफेंस। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जी। बर्डन शिफ्ट करने के लिए नैब ऑर्डिनेंस के तहत 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक पहला इंग्रेडिएंट होता है कि आप प्रोसिक्यूशन, और ये चारों इंग्रेडिएंट्स प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश करने होते हैं, उसके बाद सेक्शन 14C ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस के तहत बर्डन शिफ्ट होता है ऑनटू द डिफेंस। प्रोसिक्यूशन इस मामले के अंदर नैब ही था। तो 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला इंग्रेडिएंट होता है कि क्या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, ये एस्टैब्लिश करना होता है। दूसरा रिसोर्स को एस्टैब्लिश करना होता है कि वो पोजेशन में थे या उनकी ओनरशिप थी। उसके अलावा तीसरा आइदर थ्रू बेनामेदार, थ्रू डिपेंडेंट। तीसरा जो होता है वो होता है कि क्या उनकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम क्या थी उस टाइम पे। और चौथा जो इंग्रेडिएंट होता है वो ये होता है कि क्या जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है और जो एसेट है वो उस नॉन सोर्स ऑफ इनकम से डिस्प्रोपोर्शनेट है। सो लेट्स सपोज, मैं अगर सिंपल एग्जांपल में एक्सप्लेन करूं तो अगर एक इंसान की जो इनकम है वो 100 रुपए है और एक ऐसा एसेट आ जाता है जो इस्टेब्लिश हो जाता है कि वो उसके बेनामेदार, डिपेंडेंट या उनके अपनी पोजेशन या ओनरशिप में है, तो तब देखा जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी है एसेट की। लेट्स सपोज दी एसेट की वर्थ जो है वो 150 रुपए, तो एक्सप्लेनेशन जो मांगी जाएगी वो ये मांगी जाएगी कि 50 रुपए का डिफरेंस कहाँ से आया, तो ये एसेट जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट है आपकी इनकम से। इस केस में ये था कि इस केस में ना उनकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम इस्टेब्लिश की गई कि मियां नवाज शरीफ साहब की नॉन सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, उसके बाद ना ये इस्टेब्लिश किया गया, ना प्रोसिक्यूशन ने रेफरेंस में ये पॉइंट रेज किया, ना चार्ज में जो कोर्ट ने फ्रेम किया था इनिशियली। और कोर्ट ने अपने आप को, याद रखिए कि क्रिमिनल केस में कोर्ट ने अपने आप को चार्ज के अंदर रखना होता है, जो चार्ज होता है उसी को केस, वही केस इस्टेब्लिश करना होता है प्रोसिक्यूशन ने। तो उन्होंने ये भी इस्टेब्लिश नहीं किया कि उन प्रॉपर्टीज की वर्थ क्या थी जिस टाइम पे वो परचेज की गई थी। अब मैं जजमेंट पढ़ रहा था और मैंने ये देखा है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने 8 मिलियन पाउंड्स का फाइन इम्पोज किया है। अब किस बेसिस पे किया है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई, ना रेफरेंस का हिस्सा है कि 8 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी, ना चार्ज का हिस्सा है कि 8 मिलियन पाउंड के प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी, ना ही कोई एविडेंस प्रोड्यूस किया है गया है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट
और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के 8 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टीज थी। तो ये जज साहब ने कहां से, इस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने कहां से 8 मिलियन पाउंड का फिगर डिटरमाइन किया? मैंने जजमेंट पढ़ी है ना, और आमिर साहब भी शायद मदद कर दें, उसके अंदर उन्होंने कानूनी शहादत का भी सहारा लिया है, और उसके अंदर उन्होंने कोट किया है कि इफ ही एड्स, असिस्ट, अबेट्स, अटेम्प्ट्स और एक्ट्स इन कंस्पिरेसी विद अ पर्सन और अ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एज प्रोवाइडेड इन क्लॉजेस 1 and 5। ये मरियम सफदर का उन्होंने कहा है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। तो ये बड़ा क्लियर हो गया है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जी करप्शन की है, मगर उन्होंने ये कहा है कि ये आपके जो फ्लैट्स हैं ये आपकी इनकम से मैच नहीं करते, तो लिहाजा ये करप्शन है। क्या यही उन्होंने कहा है? बिल्कुल यही कहा है, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करने के लिए ना प्रोसिक्यूशन ने और जजमेंट में कोई रीजनिंग भी दी गई हुई कि किस तरह ये इस्टेब्लिश होगा। जब आपने प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू थी जिस टाइम पे परचेज किए गए, जो एलिगेशन है कि 93, 95 और 96 में प्रॉपर्टीज परचेज की गई थी, तो ना कहीं रेफरेंस में, ना किसी एविडेंस में, ना चार्जशीट में कहीं ये रेज ही नहीं किया गया कि प्रॉपर्टी इस अमाउंट की थी। ठीक है, तो जो जस्टिफिकेशन तो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी। इट्स वेरी सिंपल, इन्हें सजा हो रही है सेक्शन 9 में। ये समझने की बात है, काफी दिनों से ये मीडिया पे चल रहा है और इनका भी नैरेटिव यही आ रहा है कि जी हमें करप्शन में तो बरी कर दिया गया, ये और इसमें अब सेक्शन 9 क्या है, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, ही वुड एग्री विद मी। सेक्शन 9 कहता है पब्लिक ऑफिस होल्डर इफ ही कमिट्स द फॉलोइंग, देयर आर 12 एक्ट्स, 12 एक्ट्स में से कुछ भी करेगा तो वो करप्शन कहलाती है। इनके ऊपर चार्जेस थे उन 12 में से 2 के, एक था सब क्लॉज 4 और एक था सब क्लॉज 5, हैं दोनों ही करप्शन। सब क्लॉज 4 किस किस्म की करप्शन है कि जनाब इफ अ पब्लिक ऑफिस होल्डर ऑब्टेन्स, उसमें वर्ड लिखा है ऑब्टेन, किसी से लेता है, यानी कि मैंने इनसे कोई चीज ली, एक घर ले लिया मैंने इनसे, ठीक है, और उसके बदले मैंने कोई ने फेवर दे दी। अब नैब वो साबित करेगी कि जनाब आपने फलाने लैंड माफिया या लैंड ओनर से ये घर अपने नाम पे ले लिया, तो वहां नैब को साबित करना पड़ेगा कि ये मैंने घर लिया। 4 में वो साबित नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि किससे ये लिया। 5 ये कहता है कि जब आपके पास आपके बच्चों के नाम पे जब प्रॉपर्टीज होंगी तो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। इन केस यू फेल टू गिव एक्सप्लेनेशन, दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स करप्शन। एंड लेकिन 9A5 के एसेट बियॉन्ड मींस का जो चार्ज है उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगेन आपने ये प्रूव करना है कि या तो आपकी ओनरशिप में है, आपकी पोजेशन में है, या आपके किसी डिपेंडेंट या बेनामेदार की एक्विजिशन पोजेशन में है, या उन्होंने एक्वायर किए हैं या उनके नाम में। तो इनमें से ये कुछ इंग्रेडिएंट्स जो थे उनमें से कोई भी उन्होंने साबित नहीं किए गए मेरी नज़र में। बेनामेदार का मतलब ये होता है कि एनीवन हु इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन हु इज अक्यूज्ड। ठीक है जी, कोई ऐसा एविडेंस ये लेके नहीं आया गया रिकॉर्ड पे कि ये शो कर दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी इनफैक्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खरीदी थी और उनके बिहाफ पे बच्चे होल्ड कर रहे थे। दूसरी जो बात है वो है डिपेंडेंसी की। डिपेंडेंसी का भी जो है उसकी डेफिनेशन ही डिपेंडेंसी की है कि जिसकी एक इंसान जो दूसरे किसी इंसान पे फाइनेंशियली और अदरवाइज डिपेंडेंट हो। ठीक है जी, हसन और हुसैन साहब का केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो यही था कि हम कभी भी मियां नवाज शरीफ साहब पे डिपेंडेंट मगर मरियम साहिबा तो थी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं दी कि वो डिपेंडेंट। इनफैक्ट जो हसन हुसैन का जो सुप्रीम कोर्ट में क्लेम था वो ये था कि हम अपने ग्रैंडफादर पे डिपेंडेंट थे, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ अस। तो वाज़ेह राय आपके सामने आ गई है। राजा आमिर अब्बास साहब, साद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। तो नाजरीन, हमने कानूनी बहस की है मगर मसला जो है वो सियासी है, तो ये सियासत से ही हल होगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल हम आपको मिलेंगे पेशावर से। कल हमारे स्पेशल शो की तरफ आप नजर रखिएगा, कल 10 बजे स्पॉटलाइट आज टीवी पे। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।